Assalamu alaikum dear students of grade 7. I welcome you in fifth lecture of science। और इसमें हम लोग अपने जो यूनिट नंबर 2 है इसकी रीडिंग को और इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और उसके सिस्टम को समझ चुके हैं। आज हम देखते हैं पेज नंबर 13 पे डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ये आखिरी 2 पेजेस जो हैं ये हमारे यूनिट को फिनिश करेंगे। हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में अकर हो सकती हैं इंसान के। सबसे पहले है कफ एंड कोल्ड्स, खांसियाँ मुख्तलिफ़ तरह की या और इस तरह की अलामतें जिसमें कोल्ड या नज़ला ज़ुकाम भी गले में आ जाती हैं। तो अ कफ इज़ अ सडन क्लियरिंग ऑफ द एयर पैसेजेस। अच्छा, बेसिकली ये डिज़ीज़ नहीं है, कफ़ या खांसी जो होती है ये डिज़ीज़ नहीं होती, ये बल्कि किसी डिज़ीज़ का या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का रिएक्शन है, जबकि उसकी वजह से आपके सांस के रास्ते में स्पूटम या इस तरह की कोई लिक्विड म्यूकस वगैरह जब सांस के रास्ते में आए और इरिटेट करे तो फिर जो ब्लो आउट करते हैं हवा को, लंग्स ब्लो आउट करते हैं, उसको हम खांसी कहते हैं। बेसिकली वो रास्ता साफ़ करने के लिए, सांस के रास्ते की क्लियरेंस के लिए होता है। बट कफ़िंग टुगेदर विथ स्नीजिंग, अगर कफ़िंग के साथ साथ आपको स्नीजिंग या छींकें शुरू हो जाएं एंड अ ब्लॉक्ड और रनी नोज़ आर साइंस दैट यू हैव अ कोल्ड। अगर आपको खांसी के साथ साथ स्नीजिंग भी शुरू हो जाए तो और रनिंग नोज़ हो जाए, आपका नाक बहने लगे, तो ये साइन है इस चीज़ का कि आपको सर्दी लग गई है। कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, और कोल्ड यानी कि ये जो आपको ज़ुकाम होता है ये आमतौर पे वायरसेस से होता है। विच इन्वेड, जो दाखिल हो जाते हैं बग़ैर आपकी परमिशन के, बग़ैर आपकी चाहत के आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। द सेल्स लाइनिंग्स, कहाँ पे, जो सतह के सेल होते हैं, कौन से, द नोज़ एंड थ्रोट, नोज़ के और गले के जो सेल्स होते हैं अपर लेयर के, उनमें वो एंटर हो जाते हैं, कॉजिंग देम टू ब्रेक डाउन, और उन सेल्स को तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं। दिस गिव्स यू अ सोर थ्रोट, इससे आपका गला जो है वो ख़राब होना शुरू होता है, गले में खराश जिसको बोलते हैं, एंड रनी नोज़, और नाक बहना शुरू हो जाता है। एज़ येट देयर इज़ नो क्योर फॉर अ कोल्ड, आज तक भी साइंस जो है वो कोल्ड का कोई क्योर, कोई उसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकी। ऑल्दो सम मेडिसिन्स कैन रिलीव सम ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कोल्ड, हाँ ये ज़रूर है कि कोल्ड से जो आपको मुख्तलिफ़ तरह की सिम्टम्स होती हैं उनको रिलीव करने के लिए, जैसे खांसी है या आपका जो थ्रोट है वो सोर हो गया है, उसमें खराश आ गई है, तो इन चीज़ों को रिलीव करने के लिए जो कफ जो है ना, साइंस उसने कुछ ऐसी मेडिकेशन ज़रूर बनाई हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं। इफ़ यू आर हेल्दी, अगर आप सेहतमंद हैं, योर बॉडी विल क्वाइट क्विकली ओवरकम द कोल्ड वायरसेस, अगर आपका जिस्म सेहतमंद है तो आपका जिस्म जल्द ही उस वायरस के जो असरात हैं, जो आपको ज़ुकाम और नज़ला शुरू हो गया, उसको क्योर कर लेगा, उस पर ओवरकम कर लेगा, उस पर गलबा पा लेगा। ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट, और अगर आप खाना आपका बैलेंस्ड है, मतलब उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और मिनरल्स और विटामिन सब कुछ बराबर प्रॉपरली है, गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, और आपकी नींद आप पूरी लेते हैं, एंड फ्रेश एयर विद ऑल विल ऑल हेल्प, तो ये सब चीज़ें अगर आप उस दौरान में करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी चली जाती है। यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ टू स्टॉप द वायरस बीइंग शॉट इनटू द एयर एंड इन्फेक्टिंग अदर पीपल। एक काम जो आपको करना है वो ये है कि जब भी आपको स्नीजिंग हो या कफिंग हो तो यू हैव टू यूज़ योर हैंडकरचीफ, आपको रुमाल यूज़ करना है या आपको टिश्यूज़ यूज़ करने हैं, ताकि आपके ये जो वायरसेस आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई होके उनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो आपकी खांसी से या आपकी छींक से वो हवा के साथ हवा में शामिल ना हो जाए, कोई और उनको इनटेक करके बीमार ना पड़ जाए। तो दीज आर द कफ्स एंड कोल्ड्स। इन्फ्लुएंजा और फ्लू, इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ऑल्दो इट इज़ अ डिफरेंट वायरस फ्रॉम द वन दैट कॉजेज़ कोल्ड्स। ठंड लगती है जिस वायरस से आपको, या आपकी बॉडी के टेम्परेचर डिस्टर्ब्स हो जाते हैं, इन्फ्लुएंजा का या फ्लू का, नज़ले का जो वायरस है ये उससे मुख्तलिफ होता है। इवन दो सम ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर, फिर भी इनकी सिम्टम्स मिलती जुलती हैं। द फ्लू वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू आइज़, नोज़ और माउथ एंड ट्रेवल डाउन टूवर्ड्स द लंग्स। मतलब ये कि कफ्स और कोल्ड्स का जो वायरस है वो आमतौर पर आपके नोज़ और आपके थ्रोट तक रहता है, जबकि ये जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू का वायरस है ये ट्रैवल डाउन करता है, इसकी पेनिट्रेशन, इसकी अप्रोच ज़्यादा डीपर है और ये ट्रैवल करता हुआ आपके लंग्स तक जाता है। वंस द वायरस इज़ इन द विंड पाइप, और जब ये सांस की नाली में पहुंच जाता है, ब्रोंकाई,
एंड ब्रोंकियोल, जब ये इन सांस की डिफरेंट नालियों के नाम हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, तो फिर वहाँ जाके वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। द फर्स्ट सिम्टम्स आर अ रनी नोज, सोर थ्रॉट एंड कफ। तो जो शुरू शुरू की अलामतें हैं उसमें वही होता है कि आपका नोज़ जो है वो रनी हो जाता है, आपके गले में ख़राश हो जाती है और आप खांसी करने लगते हैं। एज़ द बॉडी ट्राइज़ टू ओवरकम दैट वायरस, और जब आपकी बॉडी उन वायरस का मुकाबला करना चाहती है, इट रिलीजेज सब्सटेंसेस, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल रिलीज़ करती है टू ट्राई टू फाइट विद इट, कि इनसे इनसे जंग कर सके। वाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं इसमें। दीज कॉज प्रॉब्लम्स एल्सवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग एकिंग मस, और जब वहाँ वाले वाइट ब्लड सेल्स और वहाँ वाला इम्यून सिस्टम के सारे सब्सटेंसेस जब यहाँ पे एक जगह पे यूज़ होते हैं, तो बाकी की बॉडी के अंदर उसके असर नज़र आता है। यानी कि जहाँ पे उनको होना चाहिए था उसकी जगह पे वो आ गए हैं लंग्स के आसपास, विंड पाइप के आसपास ज़्यादा आ गए हैं। तो बाकी की बॉडी क्या फील करती है, इंक्लूडिंग एकिंग मसल्स, आपके मसल्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, हेड एक्स, सर दर्द शुरू हो जाती है, फीवर एंड वीकनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। एज विथ कोल्ड्स, जैसे कि कोल्ड्स में होता है, देयर आर मेडिसिन्स टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। जैसे कि कोल्ड के लिए भी अगर मेडिसिन है कि वो सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, तो इन्फ्लुएंजा के लिए भी हैं, बट नो रियल क्योर, लेकिन कोई सही इलाज नहीं है इसका। देयर आर वैक्सीन्स, ऐसी वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स आप जानते होंगे, आपने इन दिनों में बहुत सुना होगा। बहरहाल मैं बता ही देता हूँ कि वैक्सीन ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं बेसिकली जो आपको उस बीमारी से पहले ही बचाने के लिए आपके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है, और आपका वो वाली बीमारी के अगर जरासीम आपकी बॉडी में आ भी जाएँ, तो वैक्सीन पहले से आपकी बॉडी को इस काबिल कर चुकी होती है कि आप उसका फ़ौरन मुकाबला कर सकते हैं। तो देयर आर वैक्सीन्स दैट कैन बी इंजेक्टेड टू ट्राई टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। किसी एरिया में अगर इन्फ्लुएंज़ा फैल रहा है तो वहाँ पे पहले से वैक्सीन लगा के इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़ आपकी इम्यूनिटी को डेवलप किया रहता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट द वायरस कीप्स चेंजिंग एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स क्विकली इनफ टू फाइट ईच न्यू फॉर्म ऑफ द वायरस। जी, वायरस जो है उसके अंदर एक जो क्वालिटी अल्लाह ने दी हुई है वो ये है कि वो उसमें जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जो उसकी टाइप है, वो हर दफ़ा चेंज होकर नई टाइप बन जाती है। तो अगर आपने प्रीवियस टाइप के लिए मेडिसिन या वैक्सीन बनाई हुई है, मेडिसिन तो बहरहाल है नहीं, इसकी वैक्सीन बनाई हुई है आपने, तो अगली दफ़ा का जो वायरस होगा वो डिफरेंट तरह का होगा। जैसे कोरोना के बारे में बात की जाती है आजकल कि कोविड है, वो अभी इस दफ़ा नई लहर आई है या नया स्ट्रेन आया है उसका। तो वायरसेस अपनी जेनेटिक मेकअप को, अपने स्ट्रेन को चेंज करते रहते हैं। एज़ विद कोल्ड, जैसे कि कोल्ड्स में होता है, इन्फ्लुएंजा में मेक यू स्नीज़, आपको छींकें आ सकती हैं। इट इज़ योर body's way of trying to get rid of the viruses that made you ill। और ये बॉडी का तरीक़ेकार है, छींकें या खांसी, ये बॉडी का एक तरीका है उन वायरस से जान छुड़ाने का और उनके बड़ी क्वांटिटी को हवा में धक्के दे के बाहर निकालने का। बट द एवरेज स्नीज विल स्प्रेड ओवर 100,000 वायरस अप टू 10 मीटर्स। आपकी एक छींक से 1 लाख तक वायरस जो है वो 10 मीटर दूर तक जा सकते हैं। देयरफॉर ऑलवेज यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ सो दैट यू डू नॉट इन्फेक्ट एवरीवन अराउंड यू। इसलिए आप हमेशा छींक मारते हुए या खांसी करते हुए एक टिश्यू या हैंडकरचीफ यूज़ करें ताकि ये 1 लाख वायरसेस 10 मीटर के तक के एरिया के लोगों को इन्फेक्ट ना करें। तीसरी जो डिज़ीज़ हम पढ़ेंगे वो है एज़मा। इसको एज़मा कहते हैं या इसको उर्दू में दमा कहते हैं। सांस की बीमारी है ये। जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। एज़मा इज़ अ डिजीज़ इन विच द मसल्स इन द ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू रीच द लंग्स। जी, हमने विंड पाइप की पढ़ी थी कि जब वो ब्रोंकाई बनते हैं, जब वो लंग्स में एंटर होने लगते हैं, उनको ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकाई के जो मसल्स होते हैं, जो ब्रोंकाई की जो एयरवे है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एडजस्ट करते रहते हैं, तो वो मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर हवा का गुजरगाह जो है, रास्ता जो है वो तंग पड़ जाता है। वन फॉर्म ऑफ, और आपको ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट फील होती है। वन फॉर्म ऑफ एज़मा ट्रीटमेंट इज़ टू यूज़ एन इनहेलर। और इसका एक तरीक़ेकार क्या होता है कि हम जिन पेशेंट्स को एज़मा का प्रॉब्लम होता है वो इनहेल करते हैं, एक मेडिसिन को इनहेल करते हैं, ठीक है। और वो इनहेलर की मेडिसिन उनको जाके ब्रोंकोडाइलेशन करती है, यानी कि उनके ब्रोंकाई को डायलेट करती है। कॉन्ट्रैक्शन का रिवर्स होता है डायलेट करना, खोलना। दिस कंटेन्स अ ड्रग
और वो जो मेडिसिन इनहेल करते हैं उसमें एक ड्रग होती है दैट रिलैक्सेस द मसल, जो खिंचे हुए मसल्स को रिलैक्स करती है ताकि रास्ता खुल जाए ऑफ द ब्रोंकाई, मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ, और सांस आपका आसान हो जाता है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सीम टू बी एबल टू ब्रिंग ऑन एन एज़मा अटैक. बहुत सारी चीज़ें जो एज़मा का अटैक का बायस बनती हैं. डॉग्स एंड कैट्स कॉज एज़मा अटैक्स इन सम पीपल. कुछ लोगों में इनके बालों से होता है, ये इनकी डैंड्रफ से होता है, टबैको स्मोक से होता है, कोल्ड एयर ठंडी हवा के इनहेल करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, एंड इवन लाफिंग कैन कॉज अटैक्स. इससे भी अटैक हो सकते हैं दमे के. वरी एंड स्ट्रेस कैन मेक एज़मा अटैक्स वर्स. और ऐसे में अगर स्ट्रेस आ जाए, अगर टेंशन ले ली जाए, पेशेंट ले ले, तो एज़मा का अटैक ज़्यादा बुरा हो जाता है. रियली बैड अटैक्स विच फोर्स पीपल टू गो इन टू हॉस्पिटल. और इतना शदीद अटैक भी होता है, सांस का उखड़ना इतना शदीद हो सकता है कि लोगों को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाने पड़ने की ज़रूरत महसूस होती है. ये हम पेज नंबर 13 फिनिश किए. अब पेज नंबर 14 पे आ जाइए. ऑफन हैपन आफ्टर अ वायरस इन्फेक्शन ऑफ द नोज़ और चेस्ट. और ये एज़मा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर इस तरह के अटैक्स शदीद तर हो जाते हैं जब उनको कोई नोज़ का या चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे वायरस आ जाए. सम पीपल गेट एज़मा फ्राम डस्ट और फ्यूम्स एट वर्क. जो लोग हैं उनको एज़मा उनके अंदर डेवलप हो जाता है क्योंकि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे डस्ट पार्टिकल, जैसे कि फसलों की कटाई हो रही है, या फ्यूम्स, ऐसे बुखारात होते हैं जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को जाकर इन्फेक्ट करते हैं. However, there is no strong evidence to link asthma to air pollution. फिर भी ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जो दमा है या एज़मा है इसका ताल्लुक एयर पोल्यूशन से है. Of course, other things help to decide whether you get asthma in the first place, not just one attack but the disease as a whole. हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट टेलिंग यू पीपल कि ये ज़रूर होता है कि जिनके अंदर नेचुरली वो जो ब्रोंकाई है उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इनके उनके अंदर एज़मा होता है बाय बर्थ, तो उनके आसपास के माहौल, उनके स्ट्रेस, उनके पोल्यूशन, ये सब चीज़ें फिर उनके एज़मा के अटैक्स का बाइस बन सकती हैं. यू कैन इनहेरिट द टेंडेंसी टू डेवलप एज़मा फ्रॉम वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स. और अगर आपके पेरेंट्स में से एक को या दोनों को एज़मा है तो आपके अंदर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको एज़मा हो सकता है. और आखिरी टॉपिक जो हम इस यूनिट का पढ़ेंगे वो है स्मोकिंग टोबैको. ये बीमारी तो नहीं है लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलप होती हैं. सम ऑफ द वर्स्ट एंड अवॉइडेबल. इससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो इतनी अवॉइडेबल नहीं हैं, जैसे कि कफ एंड कोल्ड है या इन्फ्लुएंज़ा है या एज़मा है, इतनी अवॉइडेबल नहीं है, नेचुरल है. बट सम ऑफ द वर्स्ट एंड अवॉइडेबल डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिजल्ट फ्रॉम स्मोकिंग टोबैको. एक जो डिज़ीज़ बहुत सारी इसमें ऐड होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो आती हैं टोबैको की स्मोकिंग से. मोर देन 300 डिफरेंट केमिकल्स हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक. जब सिगरेट को लोग स्मोक करते हैं तो उसके धुएं में 300 डिफरेंट तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं. दे इंक्लूड अ ड्रग कॉल्ड निकोटीन. और उसमें एक ख़ास चीज़ जो होती है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, दैट इज़ निकोटिन. निकोटिन जो है ये असल में हार्मफुल है. दिस ड्रग इज़ एडिक्टिव. ये इंसान को नशा लगा देती है, मतलब इसकी नीड फिर आपको पूरी करनी पड़ती है और आप बार बार सिगरेट पीते हो. एंड स्पीड्स अप द हार्ट बीट. और इससे दिल की धड़कन तेज़ होती है. एंड नैरोज़ द आर्टरीज़. और आपके जो खून की जो नालियाँ हैं, आर्टरीज़ जो हैं, वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं. सो कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर. और अल्टीमेटली आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. ऑल्सो इन टबैको स्मोक इज़ टार. इसके अंदर एक बहुत ही नुकसानदेह एक केमिकल होता है, इसको टार बोलते हैं, ब्लैक्स होता है. दिस कोट्स. इसकी एक लेयर लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कलर पेंट करते हैं, जैसे द लिनिंग ऑफ द लंग्स. फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर की सतह पे इसका ना ब्लैक कलर की कोटिंग शुरू हो जाती है. एंड मेक्स देम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन की जो सलाहियत है लंग्स की, वो कम होनी शुरू हो जाती है. द टार कंटेन्स केमिकल दैट कैन कॉज लंग कैंसर. और टार के अंदर ऐसा केमिकल भी होता है जो लंग कैंसर का बायस बनता है. स्मोकर्स आर अबाउट 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स. तो एक स्मोकर के अंदर लंग कैंसर के हो जाने और उससे उसके मरने के इम्कानात 14 टाइम्स ज़्यादा हैं एक नॉन स्मोकर से. टबैको स्मोक
ऑल्सो कंटेन्स द पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, साथ साथ जो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं उसमें एक पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि अदरवाइज तो बॉडी अपने अंदर से निकाल रही होती है बाहर को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इनहेल कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग के साथ। दिस जॉइंस अप विद द रेड ब्लड सेल, और ये रेड ब्लड सेल को ऑक्यूपाई कर लेती है, स्टॉपिंग देम फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, और आपकी ऑक्सीजन का इनटेक पूरी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बॉडी को, वो आपको सप्लाई नहीं मिलती, जिसको हाइपोक्सिया भी कहते हैं। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टोबैको स्मोक आर दैट द ब्रोंकियोल्स नैरो एंड द cilia lining the that the bronchioles narrow and the cilia lining the एयर पैसेज स्टॉप बीटिंग। जी, जब ब्रोंकियोल्स जो हैं उनके ऊपर इसकी टबैको का इफेक्ट ये आता है कि वो नैरो हो जाते हैं, और जो सिलिया सेल्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, वो हवा की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो उनका रास्ता बंद हो जाता है। द स्मोक ऑल्सो मेक्स द लिनिंग ऑफ द एयर पैसेज प्रोड्यूस मोर म्यूकस, और क्या होता है कि इसके बाद जब वहाँ पे एयर पैसेज जो है वो डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ पे बहुत सारा म्यूकस या जो जिसे हम बलगम कहते हैं वो प्रोड्यूस होनी शुरू होती है। दिस कलेक्ट्स, और ये इकट्ठी हो जाती है इन द ब्रोंकियोल्स कॉजिंग अ स्मोकर्स कफ, और एक ऐसी खांसी डेवलप होती है जो सिर्फ स्मोकर्स को आती है। विद प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग, अगर ज़्यादा अर्से तक स्मोकिंग करते हैं, सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन द टोबैको वीकन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, उनकी वॉल्स भी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। द इंसेसेंट स्मोकिंग सम ऑफ सॉरी मैं लाइन मिस करके, सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन टोबैको वीकन द इंसेसेंट स्मोकर्स कफ मे इवेंचुअली बर्स्ट सम ऑफ द वीकेंड एल्वियोलाई, और बाज़ औक़ात जब ये कफ जो है स्मोकर्स कफ ये हद से ज़्यादा तजावुज़ करती है, तो कभी कभी ऐसे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली रहती है और फिर रहती ही है, आपकी पर्सनैलिटी का सब बन जाती है, तो उससे क्या होता है कि कई दफ़ा आपके एल्वियोलाई जो एयर सैक्स हैं, कई दफ़ा वो बर्स्ट कर जाती हैं, ठीक है, और उनका बर्स्ट होना ऑब्वियसली जो है वो ठीक नहीं है। सम ऑफ द वीकेंड एल्वियोलाई इन टाइम द एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द लंग इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है लंग्स का, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और ये अपने आप में सांस के हवाले से बहुत बड़ी एक बुरी सिचुएशन है। देन द स्मोकर कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली, तो वो अपने ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को रेज़ नहीं कर पाता। द डैमेज्ड एल्वियोलाई, उसकी एल्वियोलाइज डैमेज हो चुकी होती हैं, एंड द इफेक्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल वो इंक्रीज़ कर जाता है, कैन मेक द स्मोकर ब्रेथलेस, और उसका सांस उखड़ने लगता है, एंड एग्जॉस्टेड, उसको जल्दी सांस चढ़ जाता है एट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा काम करने से। दिस डिजीज़ इज़ नोन एज एम्फाइजिमा, इस डिज़ीज़ को, जिसमें आप थोड़ा सा भी काम करें और आपको जल्दी सांस चढ़ दे, इसको एम्फाइजिमा कहते हैं। अनदर इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक इज़ व्हेन द सिलिया इन द एयर पैसेजेस स्टॉप बीटिंग। एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्मोकिंग की वजह से आपके जो एयर पैसेज है उसमें जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया होते हैं, और वो बीट कर रहे होते हैं, जैसे हवा को मूवमेंट दे रहे होते हैं वो, एंड द एक्सेस म्यूकस कलेक्ट इन द ब्रोंकाई, और आप पहले भी जिक्र किया कि ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, बलगम इकट्ठा हो जाता है। द ब्रीदिंग ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड, तो आपकी जो सांस लेने वाली ट्यूब्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है। दिस इन्फ्लेमेशन इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ओवर 95% ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस आर स्मोकर्स, जितने भी लोगों को दुनिया में ब्रोंकाइटिस होता है उनमें से 95% स्मोकर्स होते हैं, एंड दे हैव अ 20 टाइम्स ग्रेटर चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस देन नॉन स्मोकर्स, और ब्रोंकाइटिस की वजह से, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई की वजह से उनकी डेथ की रेशो जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा है एक नॉन स्मोकर की निस्बत। इवन इफ़ यू डू नॉट स्मोक योर सेल्फ, अगर आप खुद स्मोकर नहीं भी हैं, देयर आर स्टिल रिस्क फ्रॉम टोबैको, आपको तंबाकू से फिर भी रिस्क रहता है। इट हैज़ बीन शोन दैट रिपीटेड ब्रीदिंग इन ऑफ स्मोक फ्रॉम अ नियर बाय स्मोकर नोन एज पैसिव स्मोकिंग कैन ऑल्सो डैमेज योर हेल्थ। अगर आप खुद सिगरेट नहीं भी पी रहे और आपके आसपास कोई स्मोकर रहते हैं और आप उनकी वजह से आपके नाक में भी, उनके आपके सांस में भी धुआं जाता है, तो यू आर देन कॉल्ड अ पैसिव स्मोकर। आप एक्टिव स्मोकर नहीं है, लेकिन आप पैसिव स्मोकर हैं, और ये भी आपकी हेल्थ को डैमेज करता है।
ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपने 2 यूनिट्स जो हैं साइंस के वो 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 1 के आंसर क्वेश्चंस। आपने वो अपने कॉपी में उतारने हैं, ठीक है, और उनको समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उनकी। एंड देन आई विल बी शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन यूनिट 2। और यूनिट 2 में 15 पेज के ऊपर एक डायग्राम है। ये डायग्राम आपको बुक से दे के आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।